हेलो फ्रेंड्स, मैं किशन साहू एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग एरा पर। पिछली क्लास में हमने बात की थी सूचर्स की। आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूं एनजी ट्यूब इंसर्शन एंड राइस ट्यूब इंसर्शन। इससे एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी काफ़ी क्वेश्चन इस टॉपिक से आएंगे। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी नर्सिंग प्रोफेशनल्स को इसका बेनिफिट मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब एंड राइस ट्यूब। नेज़ोगैस्ट्रिक एंड राइस ट्यूब क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन: इंसेशन ऑफ स्मॉल बोर ट्यूब इनटू द स्टमक थ्रू द नेज़ोफेरेंक्स। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है, ये एक प्रोसीजर है जिसमें हम एक ट्यूब को नोज़ में इंसर्ट करते हैं और स्टमक तक पहुंचाते हैं। इस डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये एक हमारे पास डायग्राम है, एक यहाँ पर हमने दिया हुआ है नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब। इसको हमने नोज से इंसर्ट किया है, नोज से इंसर्ट करके इसोफेगस तक ले गए हम इसको, इसोफेगस से हमने इसको स्टमक तक पहुंचाया। तो ये एक प्रोसीजर है, इसमें ट्यूब को नोज से इंसर्ट करते हैं और स्टमक तक पहुंचाते हैं। ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं पर्पस की। इसके पर्पस हम देखेंगे। सबसे जो इसका पहला पर्पस है वो है गैस्ट्रिक गवाज और गैस्ट्रिक, सेकंड इसका गैस्ट्रिक लवाज। गैस्ट्रिक गवाज क्या होता है? जी से हमको हमेशा याद रखना है गिवन। जब भी हम पेशेंट के स्टमक में कुछ डालते हैं, गिव करते हैं, फीड देते हैं, ट्यूब फीडिंग करवाने के लिए वर्ड का यूज़ करते हैं, उसका नाम है गैस्ट्रिक गवाज। जी से याद रखना गिव। और दूसरा है गैस्ट्रिक लवाज। लवाज का मतलब है गैस्ट्रिक सक्शनिंग और इरिगेशन करना, मतलब कि गैस्ट्रिक कंटेंट को रिमूव करना, कुछ भी गैस्ट्रिक स्टमक में से बाहर निकालने को हम बोलते हैं गैस्ट्रिक लवाज और देने को हम बोलते हैं गैस्ट्रिक गवाज। इसके इंडिकेशन हम देखते हैं। इंडिकेशन क्या क्या है? इंडिकेशन की बात करेंगे तो फर्स्ट है हमारे पास गैस्ट्रिक डीकम्प्रेशन। गैस्ट्रिक डीकम्प्रेशन को हम रिड्यूस करने के लिए एनजी ट्यूब इंसर्ट करते हैं। सेकंड है एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक फ्लूइड एंड कंटेंट। गैस्ट्रिक जो फ्लूइड है स्टमक के अंदर, उसको एस्पिरेट करने के लिए हम एनजी ट्यूब का इंसर्शन करते हैं। थर्ड हमारे पास प्रिवेंट ऑफ वोमिटिंग एंड एस्पिरेशन। किसी भी पेशेंट को वोमिटिंग से बचाने के लिए और एस्पिरेशन करने से बचाने के लिए हम पेशेंट को नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करते हैं। ये इसके इंडिकेशन है। अब हम बात करेंगे इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन की। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या है? फर्स्ट है इसका रिसेंट नेजल सर्जरी एंड सीवियर मिड फेस ट्रोमा। यदि किसी पेशेंट की रिसेंट नेजल सर्जरी हुई है और मिड फेस पे ट्रोमा है, तब हम उसके एनजी ट्यूब को इंसर्ट नहीं करते हैं उस पेशेंट के। सेकंड है कोआगुलेशन एब्नॉर्मलिटीज लाइक इसोफेगस वराइसिस। इसोफेगस जो वराइसिस है वो किसकी वजह से होता है? पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से। जो पोर्टल हाइपरटेंशन है, इसका जो नॉर्मल प्रेशर होता है 5 से 10 सेंटीमीटर ऑफ H2 होता है। पोर्टल हाइपरटेंशन के अंदर हम इसको ठीक करने के लिए एक ट्यूब का यूज़ में लेते हैं, उसको बोलते हैं हम सेंगेसमैन ब्लैकमोर ट्यूब। हम इसको आगे अच्छे से समझेंगे। अभी हम बात करते हैं इसके टाइप ऑफ ट्यूब्स की। कौन कौन सी टाइप की ट्यूब जो है हमारे पास होती है? सबसे पहले है एनजी ट्यूब। एनजी ट्यूब जो है हमारे पास दो प्रकार की होगी। पहले जो सबसे पहले है जो हमारे पास है वो है लेविंस ट्यूब। लेविंस ट्यूब क्या होती है? ये होती है सिंगल ल्यूमन ट्यूब। इसके अंदर जो होता है ट्यूब के अंदर एक ही ल्यूमन होगा। इसका यूज़ हम जो करेंगे वो कहाँ पर करेंगे? रिमूव गैस्ट्रिक कंटेंट। जो गैस्ट्रिक कंटेंट है उसको रिमूव करने के लिए हम इस ट्यूब का यूज़ करते हैं। इस ट्यूब को हम बोलते हैं लेविन ट्यूब। सेकंड नंबर पे हमारे पास है सैलम ट्यूब। कौन सी है? सैलम ट्यूब। सैलम जो ट्यूब है वो डबल ल्यूमन ट्यूब है। कितने ल्यूमन की ट्यूब है? ये 2 ल्यूमन होंगे। इसमें कितने ल्यूमन होंगे? 2, याद रखना, ठीक है। इस ट्यूब का हम जो यूज़ करेंगे वो किस लिए करेंगे? इरिगेशन के लिए, कंटिन्यूस रिमूव ऑफ गैस एंड गैस्ट्रिक कंटेंट। इरिगेशन के लिए इसका यूज़ हम करते हैं, कंटिन्यूस रिमूव ऑफ गैस एंड गैस्ट्रिक कंटेंट के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईसोफेजियल गैस्ट्रिक ट्यूब की। ईसोफेजियल गैस्ट्रिक ट्यूब की जो पिछली थोड़ा इससे पहले हमने बात की थी सेंगेसमैन ब्लैकमोर ट्यूब की। ये क्या होता है? ट्रिपल ल्यूमन ट्यूब होती है। कितने ल्यूमन होते हैं इसमें? 3 ल्यूमन होते हैं, 1, 2 और ये 3, ठीक है। इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? यूज इसोफेजियल वराइसिस। इसोफेगस के अंदर जब ब्लीडिंग होती है तब हम इस ट्यूब का यूज़ करते हैं। इस ट्यूब के अंदर क्या क्या होता है?
ये जो पार्ट होता है इससे हम एस्पिरेट करते हैं। ये जो पार्ट होता है इसोफेगस के अंदर ये बैलून होता है, इसको इन्फ्लेट करने का काम करता है। और जो ये वाला होता है ये स्टमक के अंदर इसको इन्फ्लेट करते हैं गैस्ट्रिक पार्ट के अंदर। जब इसोफेगस के अंदर ब्लीडिंग होती है तो हम इस ट्यूब को इंसर्ट करके इन दोनों बैलून को इन्फ्लेट करते हैं ताकि ब्लीडिंग को हम रोक सके। इसका यूज़ ये होता है। अब है हमारे पास इस ट्यूब का एक और टाइप, उसको बोलते हैं हम लवाश ट्यूब। क्या बोलते हैं? लवाश ट्यूब। लवाश ट्यूब के अंदर आती है इवाल्ड। इवाल्ड ट्यूब नाम से एक ट्यूब आती है, वो होती है सिंगल ल्यूमन ट्यूब। कौन सी होती है? सिंगल ल्यूमन ट्यूब। उसको हम डायग्राम से देखते हैं। ये जो ट्यूब होती है ये होती है सिंगल ल्यूमन ट्यूब, इसको हम बोलते हैं इवाल्ड ट्यूब। इसका यूज़ हम जो करते हैं वो गैस्ट्रिक लवाज के लिए करते हैं। ओके, एग्ज़ाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछते हैं डायग्राम देकर कि ये ट्यूब आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा डायग्राम, और आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सी ट्यूब है, तब आपको आंसर देना है। वो बनेगा आंसर आपका इवाल्ड ट्यूब। ओके, नेक्स्ट अब हम इसकी बात करते हैं साइज ऑफ ट्यूब की। साइज ऑफ ट्यूब से एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन बने हैं, आने वाले एग्जाम में भी काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है अडल्ट के अंदर साइज पूछते हैं एनजी ट्यूब की। तो अडल्ट के अंदर जब साइज पूछेंगे एनजी ट्यूब की वो होगी 16 से 22 फ्रेंच की। नेक्स्ट चाइल्ड के अंदर भी एनजी ट्यूब का फ्रेंच पूछा जाता है तो उसका साइज होगा 10 से लेके 14 फ्रेंच। इन्फेंट के अंदर से पूछेंगे तो बताना है हमारे को 4 से 10 फ्रेंच। एक सबसे अच्छा क्वेश्चन जो बनता है एग्जाम में पूछते हैं कि एनजी ट्यूब की जो टोटल लेंथ होती है, टोटल लेंथ कितनी होती है। तो यहाँ मैंने दिया हुआ है टोटल लेंथ ऑफ एनजी ट्यूब जो होती है 125 सेंटीमीटर होती है। कितनी? 125 सेंटीमीटर। और काफ़ी बार एग्जाम में सवाल बनता है कि हम ट्यूब को कितना इंसर्ट करते हैं। जब हमारे पास इस क्वेश्चन बनेगा तो उसका आंसर आएगा 54 सेंटीमीटर। और मोस्टली एक क्वेश्चन बनता है कि अडल्ट के अंदर हम कितने नंबर की ट्यूब का यूज़ करते हैं। मोस्ट कॉमनली जो आंसर आएगा 14 से 16 फ्रेंच ही हम उसके अंदर इंसर्ट करते हैं अडल्ट के अंदर। नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं प्रोसीजर की। प्रोसीजर के अंदर हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसका प्रोसीजर। फर्स्ट नंबर पे हम इसको देंगे पेशेंट को हाई फाउलर पोजीशन विथ हेड फॉरवर्ड। पेशेंट को हाई फाउलर पोजीशन देंगे। जब हमने पोजीशंस की बात करी थी तब हमने पोजीशंस के अंदर देखा था कि जब हम एनजी ट्यूब इंसर्ट करते हैं तो पेशेंट को हम हाई फाउलर पोजीशन देते हैं, और पेशेंट को जब ट्यूब फीडिंग देते हैं हम तब उसको हम देते हैं कौन सी पोजीशन? सेमी फाउलर। सेमी फाउलर पोजीशन, सॉरी फाउलर पोजीशन हम देंगे फीडिंग के टाइम ओनली फाउलर, इंसर्ट करते समय हाई फाउलर। ये क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए हैं और आने वाले एग्जाम में भी बन सकते हैं। और एग्जाम का एक सबसे फेवरेट क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बनेगा, देखते हैं कौन सा। मेजरमेंट ऑफ द ट्यूब, जो एनजी ट्यूब को हम इंसर्ट करते हैं उसका मेजरमेंट पूछा जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है और आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ये होता है इसका मेजरमेंट। टिप ऑफ द नोज, नोज टू ईयर लॉब, ईयर लॉब टू जिपॉइड प्रोसेस, ये इसका आंसर बनता है मेजरमेंट की जब बात करते हैं एनजी ट्यूब की। आइए इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। डायग्राम है हमारे पास ये, इसमें पेशेंट दिया हुआ है, हम ट्यूब को मेज़र करेंगे। टिप ऑफ द जो एनजी ट्यूब होगा उसको टिप ऑफ द नोज पे रख के ईयर लोब तक लेंगे। ईयर लोब से हम इसको जिपॉइड प्रोसेस तक लेंगे। जितना भी हमारे पास मेजरमेंट आएगा 50 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर जितना भी आता है, हम ट्यूब को पेशेंट के नोज से इंसर्ट करके स्टमक तक डालते हैं उतने ही सेंटीमीटर, और फिक्स करते हैं जितने सेंटीमीटर हमने मेज़र किया है उसी पे। अब मेजरमेंट के बाद हम बात करेंगे थर्ड नंबर पे लुब्रिकेशन द ट्यूब 3 to 4 इंच विथ वाटर सोल्यूबल जेली। जो ट्यूब है उसको लुब्रिकेट करना है 3 से 4 इंच वाटर सोल्यूबल जेली से। नॉट यूज ऑयल सोल्यूबल जेली बिकॉज ऑफ रिस्क ऑफ केमिकल निमोनिया। हमें ऑयल सोल्यूबल जेली का यूज़ नहीं करना है, यदि हम उसका यूज़ करते हैं तो रिस्क होता है केमिकल निमोनिया के। उसके बाद हमारे को प्रेफर करना है लेफ्ट नोस्ट्रिल। लेफ्ट नोस्ट्रिल को हमारे को फर्स्ट प्रेफर करना है, यदि उसमें इंसर्ट नहीं होता है तो हमें यूज़ करना है राइट का। ओके, देन हमारे पास फिफ्थ नंबर पे द इफ पेशेंट शो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सो रिमूव ट्यूब एंड वेट देन ट्राई अगेन। इसमें क्या है, जब पेशेंट को हम ट्यूब इंसर्ट करते हैं यदि वो लंग्स में चल जाती है तो पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस शो करता है। यदि ऐसा करता है तो हमारे को ट्यूब को रिमूव करना है और थोड़ी देर वेट करना है, देन वापस से ट्राई करना है। ओके, अब है हमारे पास चेक द प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब।
ट्यूब है हमने जो इंसर्ट की है उसको चेक करना है कि वह सही से इंसर्ट हुई है या नहीं हुई। तो कौन कौन से मेथड से हम उसको चेक करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहला है हमारे पास एक्सरे। एक्सरे जो मेथड है कन्फर्मेटरी टेस्ट है इसका ट्यूब को चेक करने का। कन्फर्मेटरी एक्सरा है जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है इसका एक्सरा। एग्जाम से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, चेक ऑफ प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब। सेकेंड है एस्पिरेट गैस्ट्रिक कंटेन एंड चेक pH लेस देन 4। जो हमें गैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट किए है, ट्यूब से हमारे को गैस्ट्रिक कंटेंट को एस्पिरेट करना है और उसका pH चेक करना है। pH कितना होना चाहिए, लेस देन 4 सेंटीमीटर, सॉरी 4, लेस देन 4 इसका जो होगा pH होगा। स्टमक का जो pH होता है नॉर्मल जो होता है 0.9 से लेके 1.2 स्टमक का pH होता है। उसके बाद एक और मेथड है पुश एयर मेथड। जो एयर होती है एनजी ट्यूब में हमारे को पुश करना होता है बाय द सिरिंज। इन्फ्यूज 10 ml एंड हेड इट्स साउंड ओवर स्टमक। 10 ml एयर हमारे को सिरिंज के अंदर फिल करनी है और उसको ट्यूब से इंसर्ट करनी है और साउंड हमारे को जो है सुनना है स्टमक के ऊपर स्टेथोस्कोप लगा करके। जब हम साउंड सुनेंगे तो साउंड जो हमारे पास आएगा वो साउंड आएगा वुश साउंड। कौन सा आएगा, वुश साउंड। जो अडल्ट पेशेंट होगा हमारे पास उसके अंदर जो एयर फिल करेंगे वो कितने ml करेंगे, 10 से लेके 30 ml तक हम उसके अंदर एयर फिल करके साउंड को सुन सकते हैं। और जो चिल्ड्रन होते हैं छोटे उसके अंदर हम 3 to 5 ml एयर को फिल करते हैं और वॉइस को सुनते हैं साउंड की उसकी। अब हम देखते हैं रिमूविंग ऑफ द ट्यूब। रिमूव करने का मेथड देखेंगे हम ट्यूब को। देखते हैं क्या लिखा है इसमें। आस्क द पेशेंट टू टेक डीप ब्रीथ एंड होल्ड देन रिमूव द ट्यूब स्लोली। ड्यूरेशन होता है इसका होल्ड करने का 3 से 6 सेकेंड का। सबसे पहले पेशेंट को हमारे को बोलना है डीप ब्रीथ लेना है, अंदर की तरफ सांस खींचने के लिए बोलना है, फिर उसको रोकने के लिए बोलना है 3 से 6 सेकेंड के लिए और ट्यूब को बाहर निकालना है। ये होता है इसको रिमूव करने का मेथड। उसके बाद हम कुछ नोट करने वाली बातें हैं वो हम देखते हैं कौन कौन सी है। ऑलवेज मेजर रेजिडेंट वॉल्यूम बिफोर फीडिंग। इफ़ वॉल्यूम मोर देन 100 ml देन डिले फीडिंग। इसमें क्या बोला गया है कि हमें फीडिंग देने से पहले जो स्टमक के अंदर वॉल्यूम प्रेजेंट है फीडिंग का उसको मेज़र करना होता है। यदि वो 100 ml से ज़्यादा होता है तो हमारे को फीडिंग को होल्ड करना होता है, डिले करना होता है। यदि 100 ml से कम आता है तो हमें फीडिंग को दे देना होता है। और जो अगेन रीस्टिल द एस्पिरेट वॉल्यूम, जो हमने एस्पिरेट किया है वॉल्यूम को उसको हमें वापस री इंसर्ट करना होता है। उसके बाद हम देखते हैं मिक्स द मेडिसिन विथ 15 to 30 ml वाटर देन इंस्टिल द 30 to 50 ml वाटर एंड क्लेम द ट्यूब एंड 30 to 60 मिनट। इसमें क्या बोला गया है कि जब हम पेशेंट को मेडिसिन देंगे मेडिसिन को 15 से 30 ml वाटर के अंदर मिक्स करके देना है। मेडिसिन देने के बाद हमें क्या करना है 30 से 50 ml वाटर लेना है और ट्यूब के अंदर डालना है, फीड देना है उसको वाटर, ओनली प्लेन वाटर। उसके बाद ट्यूब को क्लेम करना है 30 से 60 मिनट के लिए। ओके, अब इसके देखते हैं हम कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या है, डिस्प्लेस ट्यूब। ट्यूब है वो कई बार निकल जाती है अनकॉन्शियस पेशेंट के। इस ट्यूब फीडिंग का कॉम्प्लिकेशन है डायरिया। ट्यूब इंसर्ट करने से इन्फेक्शन हो जाता है। काफ़ी बार हम अच्छे से इनटेक आउटपुट मेज़र नहीं करते तो फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है और काफ़ी बार इलेक्ट्रोलाइट भी इम्बैलेंस हो जाते हैं। ये इसके कॉम्प्लिकेशन हैं। ओके, तो इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा आज का टॉपिक एनजी ट्यूब इंसर्शन। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।